बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और इस सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में आप वो तमाम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो आपको हमेशा जिनकी ज़रूरत रही है, और अभी तो जाहिर है कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से अगर आप मालूम करें तो उन्हें वो आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल, मोल, एवोगाड्रोस नंबर और इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, और अगर उनके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ने अच्छे नहीं बनाए हुए तो फिर ज़िंदगी भर उसे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स होते हैं और वो कभी भी केमिस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट साबित नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा गौर से, तवज्जो के साथ समझना, पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही, इस लेक्चर का नाम ही मैंने ये रखा है, आइए केमिस्ट्री सीखें। तो सही मानों में इसमें आप केमिस्ट्री सीखेंगे और इसमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटम तो आप जानते हैं, एटम के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देता है। यानी वो एटम उस वक्त तक एटम है जब तक वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है। तो एटम का, हर एटम, चूँकि एटम एक मटेरियल थिंग है, मादी चीज़ है, और आप जैसे कि जानते हैं कि मैटर लाजमी मास भी रखता है और उसका वॉल्यूम भी होता है, यानी कोई ना कोई वो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एटम अगर मैटर है तो जाहिर सी बात है कि उसका मास भी होगा। तो इस तरह हम एटम के इस मास को एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन इसमें जो मसला है वो ये है कि आप इसे मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स विच इज कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन 12 AMU। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का जो मास है वो हम कार्बन के एक एटम का जो 12वां हिस्सा है, 1/12 पार्ट है, उसके साथ कंपेयर करके जो उसका मास आएगा उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU का नाम देंगे। और ये जितने भी फिर ये यूनिट बनेंगे वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है, और ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, नाइट्रोजन का 14 AMU होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास वो मास है जो कि कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ जिसको कंपेयर करके मालूम किया गया हो। तो इसमें हम कार्बन का एक एटम देखते हैं। इस कार्बन में आप देखें, इसका एक ये न्यूक्लियस है और इसमें रेड कलर के ये न्यूट्रॉन शो किए गए हैं और ब्लू कलर के प्रोटॉन, और ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर आप काउंट करें तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। तो ये 6 + 6 अगर हम ऐड करें तो ये 12 आता है। और एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU के आसपास है, करीब है, 12.0 समथिंग होता है। तो उसकी वजह यह है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट 1 AMU है। लिहाजा हम जितने प्रोटॉन काउंट करते हैं और जितने न्यूट्रॉन काउंट करते हैं, अगर इनको ऐड कर दें तो तकरीबन वही मास आ जाता है जो कि उस एटम का एटॉमिक मास है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है वो हम काउंट करके, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिन के भी मालूम कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 AMU के बहुत ज़्यादा करीब है। इसमें अब एग्जाम्पल की जैसे कि मैंने बात की थी, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें बेसिकली 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं।
उसके बाद सल्फ़र जो है ये 32 AMU है। इसका एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन से तकरीबन डबल है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, ये 14 AMU है, यानी 14 एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वजह यह है कि इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एटॉमिक मास जो है एक ऐसा मास है किसी भी एटम का जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करके भी मालूम किया जा सकता है, अगरचे ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन जो बेटर मेथड है वो ये है कि एक कार्बन एटम लेंगे, और कार्बन एटम भी वो लेंगे जो कि मिक्सचर ऑफ वेरियस आइसोटोप्स होगा, जो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ये आइसोटोप क्या होते हैं इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस मिक्सचर का 1/12 पार्ट हम लेंगे, इसका जो एवरेज मास आएगा उस एवरेज का 1/12 पार्ट लेंगे, वो 1/12 जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट है। और इस तरीके से जितने भी यूनिट हासिल हो जाएंगे ये उसके एटॉमिक मास के इक्वल होंगे। यहाँ इस स्लाइड में आप देखें कि ये पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक मालूमात जो है वो जानना ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल वैसे तो आपके सिलेबस में चैप्टर 4 या 5 गालिबन है, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका मकसद ये है कि कुछ अहम एटम्स की सिंबल्स आपके सामने आ जाएं, क्योंकि हर एटम, हर एलिमेंट की एक सिंबल है। तो जैसे हाइड्रोजन को H से ज़ाहिर किया जाता है, और चूँकि हीलियम भी H से शुरू होता है, लिहाजा इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया He, तो ये बन गया हीलियम। H इज ओनली H फॉर हाइड्रोजन एंड H एंड E फॉर हीलियम। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट जो है वो H से स्टार्ट होगा तो उसमें, जैसे ये आप मरकरी देख रहे हैं, मरकरी का लैटिन नेम चूँकि हाइड्रोगायरम है, तो इसमें हाइड्रो का H ले लिया और गायरम का G ले लिया, तो इस तरह ये Hg इसका सिंबल आ जाएगा। तो कुछ एलिमेंट हैं जिनको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और उनके आपने सिंबल याद करने हैं। उनके इसमें एक हाइड्रोजन है, इसको आप याद कर लें, लिथियम है इसको याद कर लें, सोडियम है इसको याद कर लें, पोटेशियम है इसको याद कर लें, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को फ़िलहाल छोड़ दें, बेरिलियम याद कर लें, और मैग्नीशियम का याद कर लें, कैल्शियम याद कर लें, और स्ट्रॉन्शियम भी याद कर लें तो बेहतर है, बेरियम याद कर लें, और रेडियम याद कर लें। और इधर से आप आ जाएं तो बोरॉन इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लें, एल्युमिनियम इम्पोर्टेंट है, नीचे के एलिमेंट छोड़ दें भले। उसके बाद कार्बन इम्पोर्टेंट है, फिर सिलिकॉन इम्पोर्टेंट है, फिर जर्मेनियम इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। इधर से आप आ जाएं तो नाइट्रोजन है, और फास्फोरस है, और आर्सेनिक है, और ये एंटीमनी है, इसमें टिन भी याद कर लें तो अच्छा है। फिर ये ऑक्सीजन है, ये आप याद कर लें, सल्फ़र याद कर लें, और सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फिर फ्लोरीन है, ये आप याद कर लें, फिर क्लोरीन है, ये हेलोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर एसिटीन वगैरह ये बाद में हम करेंगे। फिर हीलियम याद कर लें, नियॉन है, और आर्गॉन है, और क्रिप्टॉन है, और ये जीनॉन है, और ये रेडॉन है। इसके अलावा कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी आप याद कर लें, जैसे कि ये टाइटेनियम है, और वेनेडियम भले छोड़ दें, क्रोमियम है, फिर मैग्नीज़ है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, और फिर कॉपर है, और फिर जिंक है। इसके अलावा Ag यानी सिल्वर चांदी, और Au यानी गोल्ड यानी सोना, और Hg यानी मरकरी, ये इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत अहम हैं, जिसमें यूरेनियम आप याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें बस आई थिंक ये आप याद कर लेंगे तो काफ़ी इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक बिस्मथ है, ये भी याद कर लें।
तो ये आप ये सारे इसको थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके ये तमाम एलिमेंट्स अगर आप याद कर लें और इनके सिंबल्स याद कर लें रोज़ाना, अगर आप 3 या 4 एलिमेंट याद कर लें तो ये आपको याद हो जाएंगे। इससे ये है कि आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का और उनकी सिंबल्स का वो आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये भी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में से है। अब इसको रट्टा लगाएं या जैसे चाहें याद करें, बहरहाल ये याद तो करना है क्योंकि केमिस्ट्री इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक हैं, एक तो है मॉलिक्यूल है और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। यानी ऐसा पार्टिकल है जो अपने वजूद को कायम रखता है, यानी रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, ये आप हाइड्रोजन लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर पे लिखना मुश्किल होता है। तो ये हाइड्रोजन अगर आप लेते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है ये एक एटम है और ये हरगिज़ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और नेचर में कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा हाईली रिएक्टिव होता है और हमेशा दूसरे एटम्स के साथ ही रिएक्ट करता है और अगर कोई और ना मिले तो ये आपस में ही रिएक्ट कर जाता है। लेकिन जब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर और 2 मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम H2 कहते हैं तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल है तो अकेला H जो है वो एटम है, लेकिन जब ये H2 बन गया तो ये मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल डायटॉमिक होते हैं या ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक होते हैं। इसके भी थोड़ी देर में मैं एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। अब हर मॉलिक्यूल का एक फार्मूला होता है। जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल को आप देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है ये पानी का मॉलिक्यूल है और इसमें एक एटम आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन है और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है, इसके साथ ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन मिल गए तो ये पूरा एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से ये 6 एटम हैं बेंजीन के, कार्बन एटम, और ये इसके साथ 6 एटम नीले रंग के, ये हाइड्रोजन है तो ये C6H6, ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल की अपनी शेप होती है। अक्सर मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो इस तरह चूंकि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है इसलिए इनका एक फार्मूला लाजमी होता है। जैसे ये H2 जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम डिफाइन करें तो ये है द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी ऐसा फार्मूला जो कि किसी मॉलिक्यूल में एटमों के असल तादाद को, असल रेशियो को जाहिर करता है। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है तो इसको हम लिखेंगे C6H6। तो ये 6 जो है हमेशा नीचे लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है, और ये जो है ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है, बराबर में नहीं लिखा जाएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो गलती मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं कि अगर वो इसको लिखना चाहें तो वो इस तरीके से लिखते हैं कि C लिखा और इसके बराबर में बड़ी लापरवाही के साथ 6 लिख दिया और फिर यहीं पर जो है हाइड्रोजन लगाया और इस तरह से हाइड्रोजन के साथ भी बड़ी लापरवाही के साथ 6 लिख दिया। अच्छा, इसमें बाद वक़्त क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो इतनी लापरवाही कर जाते हैं कि वो C लिखने के बाद 6 यहाँ लिख जाते हैं पावर के तौर पर। तो ये गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन लिखा तो इसमें भी 6 जहाँ मर्जी चढ़ा दिया, जहाँ मर्जी उसको गिरा दिया। ये जो है ये भी गलत है, ठीक है, ये भी आपने नहीं करना और ये भी गलत है, ये आपने नहीं करना। तो आपने क्या करना है, सही तरीका क्या है कि आपने C और H के नीचे आपने यहाँ 6 लिखना है। इसी तरह ब्यूटेन जो है ये C4H10 है, ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये लिखा गया है। और ग्लूकोज जो है ये C6H12O6 है, इसको भी आप तवज्जो से देख लें
तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेसिकली क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स का ही यानी उसमें तमाम एटम्स को अपनी मखसूस तरतीब के साथ, तादाद के साथ जब हम लिखते हैं तो बस उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मास। जिस एटम का एक मास होता है एटॉमिक मास, जिसे हम कार्बन के 112 से कंपेयर करके मालूम करते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल का भी एक मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन अब इसको कार्बन के 112 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है। इसमें ये होता है कि जितने भी यानी एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, उनका सम निकाल लें। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all atom present in the molecular formula of a substance or a molecule। यानी किसी भी शय या किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का टोटल कर लें, सम निकाल लें, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यहाँ डायग्राम से भी जाहिर किया गया है। ये कार्बन का एटम है ग्रे कलर का, और ये दो इसके साथ ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सॉरी ऑक्सीजन के एटम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होती है, और इनके साथ ये दो लाइनें जो आप देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड, और इन बॉन्ड के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें तो एक कार्बन 12 है और दो ऑक्सीजन जो हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाएगा। इन सब को आप टोटल करें तो ये 44 आ जाएगा। इस तरह बेंजीन C6H6 है तो इसमें 6 कार्बन 72 हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 78 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब हम आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पेरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन आप देख लें, अ फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपने देखा कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो इस्तेमाल हुआ था एक्चुअल रेशो, और यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है ये है सिंपलेस्ट रेशो। ये सिंपलेस्ट रेशो को शो कर रहा है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशो को शो कर रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल ग्लूकोज की है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा। यहाँ चूँकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, C1 लिखने की बजाय C रहने दें और H2 और O, तो ये इसका बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट फार्मूला है, और ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल है बेंजीन की जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा है C6H6 है, और इसको अगर आप 6 से डिवाइड कर दें तो इसका रेशो 1:1 आ जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H1, जिसे आप शॉर्टली CH कहेंगे क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। वैसे तो गालिब कहते हैं न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री और मैथ्स वाले ये कहते हैं कि जब किसी एटम के ऊपर कुछ भी नहीं होता लगा हुआ तो वहाँ 1 होता है। फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास बेसिकली अगर आप इसको ये शॉर्ट है एक लफ्ज़ का, और वो लफ्ज़ है एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है इसी तरह ये फार्मूला मास भी होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, और फार्मूला मास जो है मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला मास। तो ये इस तरह से जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूल के तमाम एटमों का सम है, फार्मूला मास जो है एम्पेरिकल फार्मूला के तमाम एटमों का सम है। इसके एग्जाम्पल में आप आ जाएं तो C6H6 का एम्पेरिकल फार्मूला C1H1 है, तो 12 + 1 सिंपली ऐड होगा तो ये 13 AMU इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास या सिंपली फार्मूला मास आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मोलर मास की तरफ। तो मोल आपने पढ़ा है, पढ़ा नहीं तो सुना ज़रूर होगा, लेकिन बहरहाल मोल पर हम आगे बात करते हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन पर आ जाएं। इफ़ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज़ रेफर टू एज मोलर मास। यानी किसी भी
सब्सटेंस कहते हैं किसी भी शय, और शय क्या हो सकती है? शय एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। तो एक सब्सटेंस आप लेते हैं, उसका अगर वो एलिमेंट है तो एटॉमिक मास होगा, अगर वो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास होगा या फार्मूला मास होगा। अगर आप उसके तमाम इस मास को, जो भी मास आता है AMU में, उसमें AMU हटा के अगर ग्राम लगा दें, उसे ग्रामों में एक्सप्रेस कर दें, तो ये इसका बहुत सिंपल है, मोलर मास कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लें। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। ये आप सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। अब अगर 12 AMU को आप ले लें ग्राम में, यानी एग्जैक्टली वो ये जो हिंसा है 12, ये तो यही रहेगा। AMU हटा के उसमें G लगा देंगे, तो अगर आप इसके ग्राम बना देंगे तो ये 12 ग्राम यानी 12 ग्राम जो है इसका 1 मोलर मास कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU, और इसका मोलर मास जो होगा उसी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 44 ग्राम इसका मोलर मास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे एग्जांपल है मोल की। ये भी हमने प्रीवियस सेक्शन में मोलर मास पढ़ा है, ये वही मोल है। मोल क्या है? मोल असल में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, और केमिस्ट्री में समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की अहम तरीन टर्म में से एक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। मोल जो है ये बेसिकली क्या है? मोल इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। यानी किसी भी शय के, किसी भी खालिस शय के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर हम ग्रामों में ले लें तो जितने ग्राम भी हम लेंगे वो 1 मोल के इक्वल होंगे। ये चीज़ तो हम मास के सेंस में ले रहे हैं, आगे चल के मैं इसका सेंस थोड़ा सा चेंज भी करूंगा, इसको एटम और मॉलिक्यूल के सेंस में भी हम लेंगे। इसकी एग्जांपल है कार्बन 12 AMU है। कार्बन के अगर आप 12 ग्राम ले लेते हैं तो ये होगा 1 मोल। ये जो 12 ग्राम है ये इसका मोलर मास है, और 12 ग्राम से पूरा एक जो अगर आप एक पैकेट बना लें, एक छोटा सा साशे बना दें, तो वो साशे 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो मास लिया जाएगा उसे मोलर मास कहा जाएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है सल्फर की है। ये 32 है AMU, तो इसी के 32 ग्राम ले लेंगे तो वो 1 मोल ऑफ सल्फर होगा। और इस तरह एक और एग्जांपल ग्लूकोज की हमने ले ली। ग्लूकोज के C6H12O6 के 180 AMU बनते हैं। अगर आप इसे ग्रामों में ले लेंगे, यानी ये इसका मोलर मास ले लेंगे, तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल इसका बहुत सिंपल टर्म है। मोलर मास और मोल बज़ाहिर बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा डीप हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक और आपके सामने एग्जांपल आ गई शुगर की। शुगर चीनी आप ज़ाहिर खाते होंगे, तो C12H22O11 ये 342 AMU होता है। तो अगर आप 342 ग्राम चीनी तुलवा के ले लें किसी भी दुकान पे जाके, तो वो चीनी का 1 मोल होगा। उसका एक साशे बना दें तो ये चीनी का 1 मोल होगा। उसके बाद हम आते हैं एवोगाड्रोज नंबर पर। एवोगाड्रो असल में एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है अमेडियो एवोगाड्रो, और ये भी 18th सेंचुरी, वही जो पहले हम बात कर चुके हैं, 1776 से 1856 का इसका दौरानिया है। ये इटालियन साइंटिस्ट था, और इसने जो दुनियाए कीमिया में बहुत 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 बड़ा काम किया, कारनामा किया, उसने एक अदद दिया था, वो है 6.02 × 10⁻23। ये अदद, ये वैल्यू जो है ये कहलाती है एवोगाड्रोज नंबर 6.02 × 10⁻23। इसका मतलब ये है कि आपने 6.022 लिखने के बाद 3 डिजिट तो ये आगे, बाकी इसके बाद 20 सिफर लगाने हैं। ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर इतने ज़र्रात आ जाएं रेत के तो इससे पूरा सहरा बन जाएगा। तो ये बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यू इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसने कहाँ इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसको आप समझ लें। इसने कहा था कि
number of atom, ion or molecule present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. This value is 6.02 into 10 raised power 23. इसने कहा था कि ये जो वैल्यू है, ये जो तादाद है, ये जो गिनती है, ये जो अदद है, ये असल में एटमों की तादाद है, मालिक्यूलों की तादाद है, जो कि किसी भी शय के 1 मोल में पाए जाते हैं। यानी अगर आप कार्बन का 1 मोल लें जो कि 12 ग्राम, तो उसमें इतने एटम आपको मिल जाएंगे। 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। कार्बन क्या होता है? कोयला होता है। तो कोयला अगर आप तोल के 12 ग्राम ले लेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली इतने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। और डबल ले लेंगे तो इससे डबल मालिक्यूल आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। कार्बन की एग्जाम्पल पहले ही आ गई कि जिसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैग्नीशियम की एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम का चूंकि 1 मोल 24 ग्राम होता है, तो 24 ग्राम में भी इतने ही एटम होंगे। आपने देखा कि कार्बन के 12 ग्राम में भी एटमों की तादाद यही है और मैग्नीशियम के 24 ग्राम में भी एटमों की तादाद यही है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम का एटॉमिक मास कितना है, उसको देखा जाएगा कि उसके 1 मोल लिए जाएंगे और उसमें एटमों की तादाद सेम होगी। ये उसकी वजह यह है कि कुछ एटम हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और कुछ भारी होते हैं। तो हल्के एटमों की सेम तादाद 12 ग्राम है और इतनी तादाद मैग्नीशियम के एटमों की लें जो कि थोड़ा सा वजनी होता है, तो वो 24 ग्राम निकलेगी। और इसी तरीके से पानी के अगर आप 18 ग्राम लेंगे तो इसमें इतने मालिक्यूल्स आ जाएंगे। क्योंकि ऊपर के दोनों एलिमेंट्स थे तो इसलिए हमने इनके एटम्स शो किए हैं, और नीचे चूँकि कंपाउंड है इसलिए इसके मालिक्यूल शो किए हैं। एक और एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 44 AMU होता है। इसका 1 मोल 44 ग्राम है, तो इसमें 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मालिक्यूल्स होंगे। तो ये है एवोगाड्रोस नंबर। और बस ये आपने याद रखना है कि इस पूरी कायनात के तमाम जितनी भी अशिया हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर शय की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी शय का 1 मोल ले लें तो उसमें एटम्स की, मालिक्यूल्स की तादाद यही होगी। ये उस 2 सदियां पहले किस तरह उसने ये मालूम किया था, ये एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। अगर आप को इंटरेस्ट हो तो आप सर्च करके देख लें, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं कि मैं इसको डिटेल में जा सकूं। लेकिन ये बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत अमेजिंग कारनामा है कि उसने ये 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 एटम या मालिक्यूल उन अशिया के मालूम किए जिसके एटम और मालिक्यूल देखे भी नहीं जा सकते, जिनको आज तक नहीं देखा गया, लेकिन उसने ये काउंट कर लिया। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सिलसिले का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये कि ये एक बहुत ही अहम है। तो केमिकल रिएक्शन आपको मैंने बताया था कि दुनिया में 2 तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंजेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उन केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एनी चेंज विच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी ऐसी तब्दीली जिससे किसी भी शय की तरकीब बदल जाए, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल तो बड़ी अच्छी है, कोयला का जलना। कोयला का जलना आपने देखा होगा कि कोयले जब जलते हैं तो फिर वो कोयले नहीं रहते, राख बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इस तरह से उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है, उनकी कंपोजिशन बदल जाती है और फिर वो राख कभी कोयला नहीं बन सकती। तो ये केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन आप देख लें, इसमें कील दिखाए गए हैं। तो ये जंग जो है ये आप उतार देंगे, नीचे से नया कील निकल भी आएगा, लेकिन जो जितना हिस्सा जंग पकड़ चुका है वो दोबारा लोहा नहीं बनेगा। उसके लिए फिर बहुत मुश्किल टेक्निक्स हैं, और बस आप ये कि जंग उतार के जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन उस जंग को दोबारा लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बस जो है वो एक धमाके की जद में है, तो जो धमाका खेज मवाद होते हैं वो जैसे फटते हैं, उनकी एक्सप्लोजन होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा कॉमन जो रिएक्शन है, आपके घर में सुई गैस जल रही है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और खाना जो बन रहा है वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी केमिकल चेंजेस भी आती हैं, फिजिकल चेंजेस भी आती हैं।
तो ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए उसमें जाने से पहले हम देखेंगे कि इसकी टाइप कितनी है। इसकी 5 टाइप हैं। फर्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस ब्रेक होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूलों में तब्दील हो जाता है, ये है डिकम्पोजिशन। एडिशन इसका उलट है। इसमें क्या होता है, ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अशिया आपस में मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें किसी मॉलिक्यूल का एक एटम सिर्फ रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम से, जैसे कि यहाँ HCl का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसकी जगह जिंक आ गया, तो जिंक ने आके हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल बाहर किया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, दूसरा पहले को, जैसे यहाँ सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस किया और सोडियम ने इसके सिल्वर को रिप्लेस किया, तो ये AgNO3 की जगह NaNO3 हो गया और NaCl की जगह AgCl हो गया। कंबस्शन जो है जलना है, जिसमें कोई भी चीज़ जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है, और ये फिगर में भी आपको ये दिखाया गया है। ये जो सिंथेसिस है ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन है, और ये डिकम्पोजिशन है। फिर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इस पर आप वीडियो स्टॉप करके इसको देख लें गौर से, तवज्जो से। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। और कंबस्शन जो है कोई भी फ्यूल होगा XYZ, चाहे सुई गैस हो, स्पिरिट हो, तो उससे लाजमी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कंबस्शन में हमेशा एक ही चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बल्कि बाज़ औक़ात तो वाटर भी नहीं बनता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये रिएक्शन जो है ये कंबस्शन कहलाता है। तो इस तरह फिर अब इस रिएक्शन के लिए आपने देखी पिछली स्लाइड में कि ये इक्वेशंस हैं। इन्हीं इक्वेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि इस हर इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड पर सब्सटेंसेस हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और दरमियान में एरो होता है। ये सिंगल एरो है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसमें कुछ और चीज़ें भी याद रख लें, जैसे ये ग्लूकोज में 6 लगा हुआ है, 12 लगा हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं। और ये शुरू में लगा होता है, जैसे ये 6O2 या यहाँ 6CO2 या यहाँ 6 वाटर, तो ये जो हैं इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये 4 चीज़ें याद रख लीजिए। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा और एलिब्रेट किया गया है कि ये साइड पूरी रिएक्टेंट की है, ये साइड पूरी प्रोडक्ट की है, और ये इनके साथ कोफिशिएंट लगे हुए हैं और ये सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं। और ये तो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिवर्सेबल भी होते हैं, जिसको डबल एरो से आप ये देख रहे हैं, डबल एरो इससे शो किया जाता है। तो इसमें रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 यहाँ पर मुकम्मल हो गया, और बहुत ही सब्र के साथ आपने ये तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।